गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप गुप्ता और आज हम पढ़ रहे हैं एशिया की जलवायु, है ना। तो देखिए आपके सामने मैंने मैप बना रखा है एशिया की जलवायु का। तो देखिए इसमें कई सारी चीज़ें हैं। हाँ, इसमें हम एशिया की जलवायु के विषय में हम जानेंगे और एशिया की जलवायु जो है किन किन तत्वों से प्रभावित होती है और क्या इसकी दशाएँ। आपको पता है कि एशिया एक विशाल महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया ही है ना। तो सबसे बड़ा विशाल महाद्वीप है, इसलिए इसमें क्या है, जलवायु संबंधी कई प्रकार की विषमताएं पाई जाती हैं, है ना। कई प्रकार की विषमताएं यहाँ देखने को मिलती हैं। जैसे विश्व का सबसे गर्म स्थान जो कि जैकोबाबाद है पाकिस्तान में, वो भी इसी महाद्वीप में। और विश्व का सबसे शीतल स्थान यानी कि बर्फोयास जो कि रूस में है, वो भी यहाँ पर ही है, इसी महाद्वीप में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कई प्रकार की विषमताएं पाई जाती हैं। संसार का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भी यहीं पर है ना। ये मौसिनराम है चेरापूंजी में, भारत में, है ना। और सबसे कम वर्षा वाले स्थान भी यहीं पर है ना। यहाँ पर काफी कम वर्षा होती है। तो देखिए एशिया महाद्वीप की जो जलवायु है वो कई प्रकार के तत्वों से प्रभावित होती है ना, है ना। तो 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थान भी है यहाँ पर, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले स्थान भी है ना। तो देखिए इसकी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एशिया की जलवायु प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है वो है एशिया की एक तो भौगोलिक विशालता, है ना। एक तो ये इसका कारण, और दूसरा है इसके मध्यवर्ती जो पर्वत पठार है। क्योंकि संसार के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत और पठार जो है इसी महाद्वीप में मिलते हैं, है ना। तो संसार के सबसे ऊंचे जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, सबसे ऊंचा पठार हो गया जैसे तिब्बत का पठार हो गया, है ना। तो इसी महाद्वीप में मिलते हैं, है ना। तो देखिए हम एशिया की जो विशालता है कैसे है वो, देखिए विशाल सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। और इसके मध्यवर्ती भाग में कई प्रकार के पर्वत पहाड़ है ना। कोई हिमालय है, पामीर की गांठ है, जैसे पूर्व पश्चिम और उत्तर पूर्व और उत्तर में कई प्रकार की श्रेणियां हमने इससे पहले अध्ययन कर चुके हैं, इसमें फैली हुई हैं। तो मोटे तौर पर हम देखिए इस एशिया की जलवायु की विशेषताओं को दो वर्गों में रख सकते हैं। पहला है ग्रीष्म ऋतु की दशाएं और दूसरा है शीत ऋतु की दशाएं, है ना। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु की दशाओं के दौरान यहाँ पर क्या होता है, आप इसको अच्छे से समझें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में लगभग आता ही है। और शीत ऋतु की दशाएं, है ना। तो देखिए मैं इसमें मैप बना के दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर, जबकि इसका मैं वास्तविक जो मैप होंगे जो जलवायु दशाओं से और वर्षा से संबंधित, चाहे वो ग्रीष्मकाल के हों और चाहे वो शीत दशाओं के हों, तो दोनों में आपको उस पर वो PDF में दे दूंगा, है ना। तो देखिए क्या है, सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु की दशाएं। देखिए ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में आपको पता है कि भूमध्य रेखा है वो इसके दक्षिण से गुजर रही है ना। ये 0 डिग्री की भूमध्य रेखा है वो उसके दक्षिण से गुजर रही है इसी महाद्वीप के, है ना। और इस भूमध्य रेखा से आपको पता है जितना दूर हम जाते जाएंगे तापमान में उतनी कमी आती जाएगी, जितना हम इसके पास आते जाएंगे उतना तापमान बढ़ता जाएगा। तो क्या होता है, जब सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है, इस ऋतु में क्या होता है, सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। लंबवत चमकने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर तापमान बढ़ने लगते हैं। एशिया की जो भूमि है इस पर तापमान काफी बढ़ने लगते हैं। तो तापमान बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि तापमान बहुत अधिक हो जाते हैं। तो जो इसके एशिया के मध्यवर्ती भाग हैं, देखिए एशिया के जो मध्यवर्ती भाग हैं ये समुद्रों से काफी दूरी पर है ना। समुद्र के किनारों से काफी दूरी पर है। जैसे दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक सागर। तो सागरों से काफी दूर स्थित है ये मध्य वाले भाग। तो मध्य भाग क्या है, गर्मी की वजह से यहाँ पर निम्न वायु दाब के केंद्र स्थापित हो जाते हैं। और इसमें भी भारत में जो पंजाब है वहां पर न्यून वायु दाब केंद्रित हो जाता है, जबकि 995 मिलीबार, जबकि 1016 जो वो समुद्र के ऊपर रहता है। यानी सागरों के ऊपर तो उच्च वायु दाब स्थापित होता है, परंतु इस समय पर क्या है, गर्मी की वजह से न्यून वायु दाब यहाँ पर स्थापित हो जाते हैं, है ना। और गर्मी की वजह से क्या होता है, एशिया का समस्त भूखंड जो है वो तपने लगता है ना। हालांकि देखिए जो उत्तरी भाग है एशिया का ये इतना नहीं तपता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, शीत दशाएं पाई जाती है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा से काफी दूर पड़ता है, जिस वजह से इस भाग के जो तापमान है वो काफी कम रहते हैं। हालांकि 10 डिग्री सेंटीग्रेड की जो समताप रेखा है वो अनातोलिया के पठार से होती हुई, ईरान से होती हुई, है ना, और हिमालय के सारे होती हुई, चीन से मध्य भाग से होती हुई, और ये आपके जापान के भी उत्तरी भाग से होती हुई गुजरती है 10 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा। इस रेखा के समस्त उत्तरी भाग में जो कठोर शीत पड़ती है और दक्षिणी भाग में गर्मी पड़ती है। हालांकि उत्तरी भाग में तापमान
काफी नहीं गिर पाते, क्योंकि ग्रीष्मकाल के दौरान या उत्तरी पूरे भाग में भी कुछ मात्रा में गर्मी फैल जाती है। वैसे तो आपको पता है कि लगभग 9 महीने तक ये शीत ऋतु के दौरान इस उत्तरी भाग में एशिया के में कठोर शीत की दशाएं होती हैं, तो इस वजह से यहाँ पर तापमान काफी कम पाए जाते हैं। परंतु ग्रीष्म ऋतु आ जाते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ तापमान बढ़ जाते हैं, है ना, जबकि दक्षिण भाग में तापमान काफी अधिक होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर पश्चिमी भाग में भारत के में यहाँ पर न्यून वायुदाब के केंद्र स्थापित हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर न्यून वायुदाब के केंद्र स्थापित होते हैं, जबकि समुद्र सागरों पर क्या होता है, फलतः उच्च वायुदाब के केंद्र स्थापित है। तो हवाएं जो है वो सागरों से स्थलों की ओर चलने लगती है, क्योंकि जो यहाँ पर न्यून वायुदाब के केंद्र स्थापित हो जाते हैं तो हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं और उनका स्थान ग्रहण करने के लिए समुद्रों की ओर से ठंडी हवाएं चल पड़ती हैं, है ना। तो ये यहाँ पर इस टाइम तापमान की दशाएं होती हैं। इसके बाद है यहाँ पर वायुदाब, मैंने आपको बताया कि वायु कहाँ से कहाँ चलती है, सागरों से केंद्र की मतलब अंदर की तरफ चलती है, स्थल भाग की अंदर की तरफ चलती है ना। तो देखिए इसके बाद देखिए वायु की दशाओं में, है ना, और एक तो यहाँ सागरों से चलती है, एक यहाँ से भी चलती है। तो एक तो यहाँ दक्षिण से भी चलती है सागरों से अंदर की ओर, स्थल के अंदर की ओर, इधर पूर्वी तरफ से भी क्या चलती है, अंदर की ओर चलती है। तो दक्षिण पूर्व की ओर से जो हवाएं अंदर की साइड चलती हैं इस महाद्वीप में, उनको कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और जो प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग से चलती हैं उसे दक्षिण पूर्वी मानसून कहते हैं, है ना। यहाँ से भी हवाएं चलती हैं, इसलिए इनको मानसून की दशाएं कहते हैं, क्योंकि ये बदल जाता है पैटर्न, है ना। कभी हवाएं सागरों से स्थल की ओर चलती हैं और कभी हवाएं स्थल से सागरों की ओर चलती हैं। क्योंकि इनका पैटर्न जो है वो वर्ष में 2 बार बदल जाता है, इसलिए इन हवाओं को मानसूनी हवाएं भी कहते हैं। तो मानसून यहाँ पर 2 प्रकार का होता है ना। तो ये हो गया ग्रीष्मकालीन मानसून। अब ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान फिर आप देखिए वायु की दशा, है ना, फिर इसके दौरान देखिए वर्षा। तो वर्षा कैसे होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर न्यून वायुदाब के केंद्र स्थापित है ना, और यहाँ पर क्या है, उच्च वायुदाब के केंद्र स्थापित है सागरों पर। तो सागरों से हवाएं अंदर से चलेंगी। चूंकि ये हवाएं जो हैं सागरों पर से आ रही हैं, तो अपने साथ बड़ी मात्रा में नमी अवशोषित करके लाती हैं, जिसको यहाँ पर ये वर्षा करती हैं, है ना। परंतु देखिए मैंने आपको बताया था कि एशिया महाद्वीप में वर्षा का वितरण बहुत ही असमान है। यहाँ दक्षिणी पूर्वी भागों में अधिक वर्षा होती है। कुछ देश ऐसे हैं यहाँ पर जो 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जिनमें है आपका भारत है, बांग्लादेश है, दक्षिण पूर्वी चीन है ना, और ये जापान के कुछ भाग है, यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। परंतु आंतरिक भागों में जाते जाएंगे तो शुष्कता मिलती जाएगी। इसके कई सारे कारण हैं। तो देखिए वर्षा, मैंने आपको बताया कि ये वर्षा पूरी जो पवनें हैं ये सागरों से केंद्र की तरफ चलने लगती हैं या स्थल भाग के अंदर की तरफ चलने लगती हैं, तो ये किनारों पर ही वर्षा कर देती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रेणी फैली हुई है और यहाँ पर उत्तर पूर्व में कई सारी श्रेणियां फैली हुई हैं जो इन हवाओं के मार्ग को रोक देती हैं और इनको यहीं पर किनारों पर ही बरसने पर मजबूर कर देती हैं। इसीलिए ये वर्षा पूरित पवनें आंतरिक भाग में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसलिए ये आंतरिक भाग जो है मध्य एशिया का, ये कैसा रह जाता है, ये शुष्क रह जाता है ना, बहुत कम वर्षा प्राप्त कर पाता है ना। जबकि ये किनारे वाले भाग हैं, दक्षिण वाले, दक्षिणी पूर्वी वाले, ये वाले काफी बारिश करते हैं। इसमें भी एक आपको पता है मेघालय में मौसिनराम नाम का एक स्थल है चेरापूंजी के पास, जहां पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा लगभग 1250 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा यहाँ पर होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर प्राप्त करता है, है ना। इसके अलावा अधिकांश भाग 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जो प्राप्त करते हैं वो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं, दक्षिणी चीन है और ताइवान है ना। ये इन क्षेत्रों में क्या है, बहुत ही अधिक वर्षा होती है, जिससे क्या है यहाँ पर बाढ़ें भी आ जाती हैं। परंतु आंतरिक भाग जो है शुष्क रहता है। हालांकि आंतरिक भाग में भी कुछ वर्षा पहुंचती है, परंतु वर्षा की मात्रा इतनी नहीं हो पाती। और मंगोलिया तो आपको पता ही है कि वहां पर तो वर्षा पहुंचते पहुंचते एकदम वर्षा पूरी पवनें वो शुष्क हो जाती हैं। इसी वजह से इस क्षेत्र में क्या है, घास के मैदान मिलते हैं ना, इसमें स्टेपीज घास के मैदान मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो ये है ग्रीष्मकालीन दशाएं इसकी, है ना। तो ये ग्रीष्मकाल के दौरान देखा आपने कि यहाँ पर वायुदाब की दिशा बदल जाती है, तापमान जो बढ़ने लगता है ना। हालांकि उत्तरी भागों में तापमान जो है उतना नहीं बढ़ पाता है। और 10 सेंटीमीटर की जो संताप रेखा है वो अनातोलिया के पठार से ईरान होते हुए, हिमालय पर्वत होते हुए, चीन होते हुए और उत्तरी जापान होते हुए गुजरती है। और इस 10 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान संताप रेखा के उत्तरी भाग में तापमान कम पाया जाता है, दक्षिण में अधिक तापमान पाए जाते हैं। वायु दिशा जो है सागरों से स्थल भाग के अंदर की होती है और वर्षा किनारे वाले भागों में अधिक होती है और आंतरिक भागों में जाने पर वर्षा में कमी आ जाती है। तो ये है इस टाइम ग्रीष्म ऋतु की दशाएं। इसके बाद हम देखते हैं शीत ऋतु की दशाएं।
देखिए शीत ऋतु के दौरान क्या होता है कि मौसम की दशा एकदम पलट जाती है ना, और जो सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर चमकता है वो फिर मकर रेखा पर पहुंच जाता है, कर्क रेखा की बजाय वो मकर रेखा पर पहुंच जाता है। तो मकर रेखा के पर पहुंच जाने की वजह से क्या है, ये उत्तरी भाग जो है एशिया का, ये सूर्य की धूप से वंचित हो जाता है, इसलिए यहाँ पर तेजी से तापमान गिरने लगते हैं और लगभग अक्टूबर से ये ऋतु यहाँ पर संपन्न हो जाती है। अक्टूबर से यहाँ पर ठंड का माहौल जो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और उत्तरी भाग जो है बेहद ठंडा हो जाता है। उत्तरी भाग जो है वो बेहद ठंडा हो जाता है। और देखिए ये 0 डिग्री की ताप रेखा थी वो अनातोलिया पठार से होते हुए, ईरान होते हुए और हिमालय पर्वत होते हुए, चीन होते हुए, मध्य चीन और ऐसे उत्तर से हो जाती है। इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा के उत्तर में तापमान बेहद गिरते जाते हैं, तापमान बहुत कम हो जाते हैं। तापमान इतना कम हो जाता है कि आंतरिक भाग में तो भयंकर शीत की दशाएं हो जाती हैं। इन शीत की दशाओं के कारण यहाँ पर जनजीवन जो है काफी प्रभावित होता है। परंतु देखिए भारत में इतनी शीत का या पाकिस्तान में इतनी शीत का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मध्यवर्ती श्रेणियां हिमालय पर्वत पाया जाता है जो उत्तर से आने वाली शीतकालीन पवनों को रोक लेता है ना। अब देखिए यहाँ पर भी कई प्रकार की शीतलता, तो देखिए तापमान काफी गिर जाता है। चूंकि देखिए अब क्या हो रहा है, अब स्थलों पर उच्च दाब धीरे धीरे स्थापित होने लगता है और सागरों पर न्यून वायु दाब स्थापित होने लगता है ना। तो यानी क्या होता है, स्थलों पर ठंड की वजह से उच्च वायु दाब के केंद्र स्थापित होने लगते हैं और यहाँ मध्य एशिया में अत्यंत उच्च वायु दाब के केंद्र स्थापित हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, हवाएं जो हैं वो स्थलों से अब सागर की तरफ चलने लगती है, क्योंकि सागरों पर वायु दाब कम हो जाता है और स्थलों पर वायु दाब अधिक हो जाता है। यहाँ पर हवाएं दो तरीके से चलती हैं, एक तो उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलता है ना, यहाँ से इस साइड चलता है, इधर से और इधर चलेगा सागरों की तरफ है ना, और एक भाग यहाँ से उत्तर पूर्व की तरफ चलता है, ऐसे यहाँ से केंद्र से बीच वाले भाग से बाहर की तरफ चलती हैं हवाएं, तो इसे उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं और यहाँ पर है ना उत्तर पश्चिमी मानसून भी कहते हैं इसको, है ना। तो दो प्रकार के मानसून यहाँ पर शीत ऋतु में भी निर्गत होता है। दो प्रकार की पवनों की दिशा यहाँ पर देखी जाती है, वायु की दिशा होती है यहाँ पर दो प्रकार की देखी जाती है, दक्षिण पश्चिम की तरफ और एक उत्तर पूर्व की तरफ, है ना। तो ये क्या है, सेंट्रल में अत्यधिक उच्च वायु दाब के केंद्र स्थापित होने की वजह से यहाँ पर ये हवाएं जो है केंद्र से या स्थल के मध्य भाग से सागरों की ओर चलने लगती है, क्योंकि सागरों के ऊपर जो वायु दाब होता है वो काफी कम हो जाता है ना। तो देखिए अब जो पवनें चलने लगती हैं तो इसके बाद हम वर्षा की दशा देखते हैं, या शीत ऋतु में वर्षा की दशा क्या हो जाएगी। तो देखिए वर्षा, चूंकि यहाँ पर उच्च वायु दाब के केंद्र स्थापित हैं स्थलों के ऊपर, है ना, और हवाएं जो है स्थल से सागरों की तरफ चल रही हैं, क्योंकि ये हवाएं अत्यंत शुष्क होती हैं, क्योंकि स्थलों पर नमी का तो कोई स्रोत ही नहीं होता, तो फलतः क्या होती है, शुष्क होती हैं और अत्यंत शीत होती हैं, है ना। तो जहां पर भी जाती है बहुत बड़ी मात्रा में तापमान को गिरा देती हैं और अत्यंत शीत की चपेट में पूरा एशिया आ जाता है। हालांकि भारत में भी काफी मात्रा में ठंड हो जाती है, परंतु फिर भी ये अत्यंत उच्च शीत हवाएं जो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, क्योंकि यहाँ पर हिमालय पर्वत की उपस्थिति की वजह से इन पवनों को रोक दिया जाता है, जिससे भारत और पाकिस्तान जो है इन शीत पवनों के प्रभाव से बच जाते हैं। हालांकि जो चीन है पूरा उत्तरी एशिया का भाग है, सब कुछ जम जाता है और यहाँ पर तापमान बहुत ही कम पाए जाते हैं। यहाँ तक कि -50 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा जो है वो यहाँ से गुजरती है, इस रूस के उत्तरी भाग से गुजरती है ना। तो यहाँ पर तापमान काफी गिर जाते हैं, चीन में, जापान में, मध्य एशिया, मंगोलिया में, मध्य एशिया के देशों में तापमान काफी गिर जाते हैं, है ना, बहुत ही कम हो जाते हैं और वर्षा होने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि हवाएं जो स्थलों से सागरों की तरफ चलती हैं, तो शुष्क होने की वजह से इनसे वर्षा होने की नाम मात्र भी आशा नहीं होती। इनसे जो है प्रति चक्रवातीय दशाएं बन जाती हैं, क्योंकि भारी होती है वायु, है ना, तो हवाएं बैठने की प्रवृत्ति यहाँ पे पाई जाती है, तो प्रति चक्रवातीय दशाएं बन जाती है, जिससे और यहाँ पर कोई बाहर की वायु प्रवेश नहीं कर सकती है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ चक्रवात भी उत्पन्न होते हैं जो भूमध्य सागर से होते हुए जेट स्ट्रीम के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं और इससे कुछ मात्रा में जो है दक्षिणी चीन में, है ना, और जापान में, है ना, और कुछ ये इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, ये पश्चिम मध्य एशिया के जो मिडिल ईस्ट के कुछ पार्ट है वहां पर कुछ बारिश कर देते हैं चक्रवात। इसके अलावा उत्तरी भारत में, जैसे अभी जनवरी फरवरी में भारत में जो वर्षा होती है उसको मावट कहते हैं ना, वो इन्हीं चक्रवातों का प्रभाव होती है, जो किसके साथ आते हैं, वो आते हैं आपके जेट स्ट्रीम के साथ पश्चिम भारत से प्रवेश करते हैं और इसमें लगभग भारत से जो है 10 सेंटीमीटर की वर्षा करीब हो जाती है ना। क्योंकि ये इस टाइम जो बारिश सर्दियों में होती है ये रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभकारी होती है, तो उसका काफी महत्व होता है। तो ये चक्रवात के द्वारा वर्षा होती है जो पश्चिम भारत से प्रवेश करते भारत में, और कुछ मात्रा में राजस्थान, उत्तर पश्चिमी आपका उत्तर प्रदेश, हरियाणा, है ना,
और पंजाब तक में थोड़ी बहुत मात्रा में वर्षा कर देते हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिम पूर्वी मानसूनों से कुछ वर्षा यहाँ दक्षिणी, देखिए वैसे तो ये हवाएं शुष्क होती हैं, परंतु जहां का ये समुद्रों के ऊपर से गुजरती हैं तो सिर्फ ये क्या करती हैं, नमी को अवशोषित कर लेती हैं। इसके बाद जब उनमें नमी अवशोषित हो जाती है तो फिर जैसे ही स्थलों पर प्रवेश करती हैं तो वहां ये वर्षा कर देती हैं। जैसे उत्तर पूर्वी मानसून में शीत ऋतु के दौरान जब हवाएं स्थलों से सागर तक चलती हैं तो बंगाल की खाड़ी से ऊपर गुजरते हुए क्या करती हैं, कुछ मात्रा में नमी अवशोषित कर लेती हैं और उसके बाद नमी अवशोषित करके ये चेन्नई की तट पर यानी तमिलनाडु की तट पर शीतकाल में वर्षा कर देती है। इसलिए तमिलनाडु की तट पर शीतकाल में वर्षा होती है। तो ये देखिए, ये शीतकाल के दौरान वृहत दशाओं का वृहत वर्णन था जो मैंने आपके सामने बोला है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप इसको पॉज करके दोबारा भी सुन सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत स्पीड से बोल गया हूँ उस चीज को, तो बस संभव नहीं है यहाँ पर इतना क्लास में कि मैं आपको इतनी बड़ी क्लास बना सकूं, परंतु फिर भी मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो आपके सामने रख दिया है। तो शीत ऋतु की दशाएं और ग्रीष्म ऋतु की दशाएं ये हमारे एशिया की जलवायु की मुख्य विशेषताएं, जिनको मैंने 4 शीर्षकों के अंतर्गत तापमान, वायुदाब, वायु दशा और वर्षा के अंतर्गत रखा है। तो इसके लिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा चित्रों के लिए कि शीतकाल की वायु दशाएं और शीतकाल की वर्षा और ग्रीष्मकाल की वायु दशाएं और ग्रीष्मकालीन वर्षा, तो वो आपको चित्र समेत आपको बनाना है पेपर में, उसमें अपनी कॉपी में आप उसको बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।